भैया, मैंने आपको बोला था ना, ऐसे शॉर्टकट रास्ते से ना लीजिए। देखो, रास्ता कितना खराब है। नेहा नाराज होते हुए बोली। अरे चिंता मत करो मेरी प्यारी बहना, तेरा भाई खतरों का खिलाड़ी है। बंटी ने अपनी नज़रें नेहा की ओर दिखाते हुए बोला। अरे भाई, सामने देखकर गाड़ी चलाओ, नेहा बोली। ओहो, तुम्हें तो मेरी ड्राइविंग पर भरोसा ही नहीं है, बंटी ने मुंह फेरते हुए बोला। नेहा बोली, ऐसी बात नहीं है भाई, बस सिचुएशन के हिसाब से मुझे बोलना पड़ता है। देखो, रात के 11 बज रहे हैं। बंटी ने बोला। ओके मेरी प्यारी प्यारी बहना, आपका हुक्म सर आंखों पर। बंटी और नेहा भाई बहन थे जो अलग अलग जगह पे रहते थे और जॉब करते थे। आज रक्षाबंधन का दिन था। दोनों अपने घर लौट रहे थे। उन्होंने सोचा था परिवार के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे, लेकिन लंबे सफ़र के कारण बंटी की कार खराब हो गई। उसे ठीक करने में घंटों लग गए। खैर, बंटी नेहा को बैठाकर घर की ओर निकल पड़ा। अभी भी रास्ता काफ़ी लंबा था, इसलिए बंटी ने शॉर्टकट के लिए कच्चे रास्ते का चुनाव किया। अभी रात के 11 बज रहे थे। उन दोनों को अभी भी घर पहुंचने के लिए 1 घंटे का सफ़र करना बाकी था। नेहा ने बोला, भैया, आज का पूरा दिन और पूरा प्लान दोनों बर्बाद हो गए। बंटी ने नेहा को देखते हुए बोला। अरे मेरी बहना, कोई बात नहीं, तेरा भाई आज का दिन ख़राब नहीं होने देगा। देखना, आज का दिन तुम कभी नहीं भूल पाओगी। ऐसा होगा इस बार का रक्षाबंधन। नेहा घबराते हुए बोली। भाई सामने देखियो, क्या है ये? बंटी ने सामने देखा तो वो भी चौंक गया। कुछ दूर पर मशाले लिए हजारों की संख्या में लोग दिखाई दे रहे थे। सामने पूरी सड़क पर वे ही दिखाई दे रहे थे। वे काफ़ी तेज़ी से बंटी और नेहा की दिशा की ओर बढ़ रहे थे। बंटी और नेहा कुछ देर तक समझ नहीं पाए कि वह क्या है, और उनके कुछ समझने तक वे गाड़ी के बहुत करीब आ चुके थे। बंटी ने तेज़ी से गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाया, नहीं तो बहुत से आदमी मारे जाते। लेकिन स्टीयरिंग घुमाने की वजह से गाड़ी सड़क से उतरकर एक तेज ढलान की ओर जाने लगी। नेहा घबराते हुए बोली, भैया ब्रेक लगाओ। बंटी परेशान सा बोला, मैं कोशिश कर रहा हूँ यार, लेकिन। नेहा ने बोला, लेकिन क्या? बंटी ने बोला, लेकिन ब्रेक लग ही नहीं रहे, ब्रेक फेल हो गए नेहा। अब। नेहा ने बोला, ओह नो, अब क्या होगा? तेज ढलान की वजह से गाड़ी तेजी से अनजान जगह की ओर जाने लगी। बंटी और नेहा हैरान परेशान थे। तभी गाड़ी रेत के एक बड़े से ढेर से जा टकराया, जिसके बाद गाड़ी अपने आप बंद हो गई। सीट बेल्ट की वजह से दोनों को कोई चोटें नहीं आईं। दोनों गाड़ी से उतरकर गाड़ी की हालत देखने लगे। ओ शिट, आज का दिन भी खराब हो गया। और सच बताऊं ना, तो नेहा आज का दिन पनौती है। नेहा ने बोला, वो सब क्या था भैया? बंटी ने बोला, मुझे भी नहीं पता यार। वो आदमियों की भीड़ लग तो असली रही थी, लेकिन वो असली नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई परछाई हो। खैर, हमें इस जगह से निकलना होगा नेहा, हमें घर जाना होगा। अब क्या करें? नेहा ने बंटी को पीछे देखने के लिए कहा, तो बंटी पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक उजाड़ बस्ती खड़ी थी जो जीर्ण शीर्ण हालत में थी। बंटी चौंक कर, ओ भाई साहब, ये क्या है? नेहा ने कहा, ये तो बहुत पुरानी बस्ती लग रही है, लगता नहीं यहाँ कोई रहता भी होगा। बंटी ने कहा, हमें चेक करना होगा, क्या पता कोई रहता हो यार, थोड़ी मदद मिल जाएगी। नेहा ने कहा, हाँ भैया, और कर भी क्या सकते हैं, अब तो रक्षाबंधन की बात ही छोड़ो, घर पहुंच जाए इतना ही बहुत है। बंटी ने कहा, हाँ यार, गाड़ी का इंजन भी गर्म हो गया है, शायद थोड़ी देर में ठीक हो जाए। चलो, हमें मदद के लिए इस बस्ती में कोई मिल जाए तो ज़्यादा सही रहेगा।
नेहा ने कहा, ओके मैं अपना बैग लेके आती हूँ। नेहा और बंटी उस उजाड़ बस्ती में कदम रखते हैं। वहाँ का नज़ारा सामान्य नहीं था। घर की बनावट को देखकर ऐसा लग रहा था मानो बहुत पुराने ज़माने के बने हुए हों। मिट्टी और पत्थर के बने थे, कुछ टूटे तो कुछ अभी भी गर्व से खड़े थे। ना बिजली ना तो कुछ, और चांदनी रात में थोड़ी प्रकाश सभी जगह फैली हुई थी बस। बंटी और नेहा ने आधी बस्ती छान मारी, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। दोनों थक हार कर एक जगह वहाँ पर बैठ गए। भैया, मेरी तबीयत खराब सी लग रही है। बंटी ने कहा, बहना क्या हुआ, तो ठीक है ना? नेहा ने कहा, अजीब सी घुटन हो रही है, शरीर भारी हो रहा है, गला सूख रहा है। बंटी ने कहा, पानी, अब पानी की बोतल कहाँ है? बंटी नेहा का बैग चेक किया तो खाली बोतल मिली। ओह शिट, नेहा तू यहीं बैठ, मैं कहीं से पानी ढूंढ कर लाता हूँ। बंटी इधर उधर पानी की तलाश करता रहा। तभी उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसने देखा तो कुएं में पानी भरा हुआ था। पास ही में लोहे की चैन से बनी हुई रस्सी पड़ी हुई थी। उसने तेजी से कुएं से पानी निकाला और बोतल में भरकर वापस नेहा के पास पहुंचा और नेहा को थोड़ा पानी पिलाया और उसी पानी से उसका चेहरा धुलवाया। बंटी ने कहा, अब अच्छा लग रहा है? नेहा ने कहा, हाँ भैया, अब अच्छा लग रहा है। शायद सफ़र की वजह से ऐसा हो रहा हो। वैसे भी गाड़ी में सफ़र करने से मुझे ऐसा ही होता है। उसने घड़ी देखी तो वो चौंक गया, क्योंकि रात के 1 बज रहे थे और रक्षाबंधन तो मनाया ही नहीं। नेहा ने कहा, डोंट वरी भैया, घर में ना सही, यहीं रक्षाबंधन मना लेते हैं। बंटी ने कहा, हाँ रुको मैं तैयारी कर लेता हूँ। उसने आसपास की जगह की साफ़ सफाई की और वहीं नेहा ने बैग से आरती की थाली और दिए निकालने लगी। फिर दिए को जलाकर बंटी के सामने आरती उतारने लगी। उसके बाद जैसे ही राखी बंटी को पहनाने के लिए आगे बढ़ी, तभी अचानक से उस सुनसान बस्ती से एक तेज गुस्से से भरी गुर्राहट सुनाई दी। साथ ही तेज हवाएं चलने लगी। नेहा घबरा कर बोली, भैया ये कैसी आवाज़ थी? बंटी खड़ा होकर आवाज़ की तरफ देखने लगा, फिर वापस मुड़ा तो देखा नेहा ज़मीन पर पड़ी हुई थी। बंटी ने घबरा कर कहा, नेहा मेरी बहन, आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन नेहा बेहोश हो चुकी थी। वो पानी की बोतल खोजने लगा, लेकिन वह भी बैग में खाली पड़ी थी। बंटी हैरान परेशान सा भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? कृपया हमारी मदद करो। तभी बैग में उसकी नज़र एक छोटी सी बोतल में पड़ी। बंटी ने कहा, ये तो दादी ने दिया था, बोला था कि ये पवित्र गंगा जल है। बंटी ने उस छोटे से बोतल को खोलकर और भगवान का नाम लेते हुए नेहा के चेहरे पर मारा, जिसके तुरंत बाद नेहा को होश आ गया। बंटी ने कहा, नेहा मेरी बहन, तो ठीक है ना? क्या हुआ था तुम्हें? नेहा ने बोला, भैया भैया मुझे कुछ दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति मेरे अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। वह बहुत गुस्से में थी। हमें यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना चाहिए, मुझे जगह ठीक नहीं लग रही। बंटी ने कहा, चलो जल्दी से ये बैग उठाओ, मैं गाड़ी के इंजन के लिए कुएं से पानी लेकर आता हूँ। उसने जल्दी से कुएं के पास आ गया और बाल्टी कुएं में डालकर पानी निकालने लगा। लेकिन जैसे ही कुएं से पानी बाहर आया, बंटी के हाथ डर के मारे रस्सी से छूट गए। बाल्टी में पानी की जगह खून था। तेजी से वापस नेहा के पास आया, तुम सही थी नेहा, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, हमें जल्दी से यहीं से निकलना होगा। बंटी और नेहा तेज़ी से वापस अपनी गाड़ी की ओर आने लगे। वहाँ पहुँचकर बंटी गाड़ी को ठीक करने लगा और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई।
गाड़ी स्टार्ट हो गई। वे दोनों गाड़ी में बैठकर जाने लगे। तभी बस्ती से तेज गुर्राहट के साथ एक काला साया उसकी तरफ बढ़ने लगा। नेहा डर के चिल्लाने लगी, भैया जल्दी करो, वो काला साया हमारी तरफ बढ़ रहा है। बंटी ने तेजी से गाड़ी चलाने लगा, जिससे उसके हाथ की घड़ी नीचे ज़मीन पर गिर पड़ी, जिसमें समय था रात के 2 बजे। बंटी और नेहा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तेज रफ्तार से घर की ओर लौट गए। नेहा ने तो अपनी दोनों आंखें बंद कर रखी थीं। घर पहुंचकर उन्होंने ये बात अपनी मम्मी, पापा और दादी को बताई, जिसे सुनकर दादी घबरा गईं और उन्होंने घबरा कर बोला, तुम लोग ठीक तो हो ना मेरे बच्चे? तुम लोगों को कुछ हुआ तो नहीं? बंटी ने कहा, हाँ दादी, हम ठीक हैं। पर वो सब क्या था? दादी जी ने बताना शुरू किया। ये बात सन 1300 की है, जब कुलधरा जैसलमेर से 15 किलोमीटर दूर उस गांव में पालीवाल ब्राह्मण उनकी पीढ़ियां रहा करती थीं। उस समय जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह, जो कुलधरा समेत 84 गांव के मुखिया के बेहद खूबसूरत बेटी यामिनी से प्यार करते थे। लेकिन यामिनी सलीम को अपना भाई मानती थी, क्योंकि उसने बचपन में सलीम को कई बार राखी बांधी थी। लेकिन सलीम सिंह यामिनी के यौवन को देखकर उस पर मोहित हो गया था, जिसके बाद उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर उसकी शादी यामिनी के साथ नहीं हुई तो वो करों को और ज़्यादा बढ़ा देगा। करों का मतलब होता है टैक्स। टैक्स को और ज़्यादा बढ़ा देगा। इसके बाद भी वे नहीं माने तो सलीम ने ज़बरदस्ती से यामिनी के जिस्म को तार तार करके छोड़ दिया, जिसके बाद यामिनी ने मरते वक्त श्राप दिया कि जो भी इन गांव में रहने या बसने की कोशिश करेगा वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इस घटना के बाद मुखिया और उनके कुछ साथियों ने वो गांव छोड़ दिया, जिसके बाद बहुत से लोग धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे और फिर बेकारण अपनी मृत्यु के गिरफ्त में आ गए। इस घटना के बाद कुलधरा और आसपास के 84 गांव के लोगों ने अपना अपना घर छोड़ दिया और तब से लेकर अब तक कोई भी उस गांव में बसने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। नेहा ने कहा, और उस दुष्ट सलीम के साथ क्या हुआ दादी? दादी ने कहा, कहते हैं सलीम सिंह को उनके ही महान में सलीम सिंह की विचित्र तरीके से मृत शरीर पाया गया। दादी थोड़ा रुक कर बोली, इसलिए उस गांव में रहने वाले ब्राह्मण के वंशज आज भी रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाते। फिर दादी बंटी और नेहा के सर पर हाथ रखते हुए बोली, भगवान का शुक्र है कि तुम दोनों सही सलामत वापस लौट आए। बंटी ने कहा, और दादी, जो हमें उस बस्ती में वह अजीब गुर्राहट सुनाई दी थी, वह क्या थी? ये सुनकर दादी बड़े ही गंभीर स्वर में बोली, वह वही थी यामिनी, वह आज भी वही हैं। मैरी, मेरी डार्लिंग, कहाँ हो आप? मुझे काफ़ी लेट हो रहा है। ज़रा रुकिए, मैं अभी आई। मैरी की आवाज़ आई। एमएक्स वहीं सोफे पर बैठ गया। तभी उसके 3 बच्चे दौड़ते हुए उसके पास आए। वही उनके पीछे नैनी नर्स भी दवाई की बोतल लेकर आई। एमएक्स बच्चों से, अरे बच्चों, संभल कर, गिर जाओगे। लेकिन बच्चे उनकी बातों को अनसुना करके दरवाजे से निकलकर बाहर मैदान की ओर भाग गए। वहीं नैनी हाफते हुए एमएक्स से बोली, एमएक्स बाबू, आपके तीनों बच्चे बड़े शरारती हैं, बिल्कुल भी कोई बात नहीं सुनते मेरी। एमएक्स मुस्कुराते हुए बोला, बच्चे हैं सिस्टर, आप उनके पीछे अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। मैं बच्चों को समझा दूंगा, आपको ज़्यादा परेशान ना करें। ठीक है एमएक्स बाबू, नैनी ये बोलकर बच्चों के पीछे चली गई। तभी मैरी टिफ़िन और एमएक्स का बैग लेकर नीचे आई। सॉरी यार, एक्चुअली
ये लीजिए आपका सामान। अ, मेरे को आपको कुछ बताना था लेकिन चलो छोड़ो। एमएक्स काफ़ी लेट हो रहा था तो उसने भी ज़्यादा ध्यान। एमएक्स ने बैग को कंधे में रखकर बाय बोलकर जाने लगा। तभी उसकी नज़र मैरी के उदास चेहरे पर पड़ी। वह उसके पास जाकर बोला, क्या हुआ मेरी जान को? ऐसे उदास क्यों हो? सब ठीक है ना? मैरी एमएक्स के सीने से लगते हुए बोली, आज आज आप कहीं मत जाओ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, कल चले जाना। एमएक्स हंसते हुए, धत पगली, इतनी सी बात के लिए इतने सुंदर चेहरे को उदास किए बैठी हो? चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। आज तो क्रिसमस का दिन है, त्योहार के दिन घर से बाहर जाना अपशगुन माना जाता है। मैरी कैसे भी करके एमएक्स को रोकना चाहती थी। एमएक्स मुस्कुराया और बोला, जान, ये बातें उनके लिए होती हैं जिनके पास करने के लिए कुछ काम नहीं होता। और तुम चिंता मत करो, मैंने कहा ना, मैं शाम से पहले आ जाऊंगा। ये बोलकर एमएक्स तेजी से घर से बाहर निकल गया। वहीं मैरी एमएक्स के लिए काफ़ी चिंता थी। एमएक्स बाल्ट, उनके परिवार में उनकी पत्नी मैरी और 3 बच्चे थे जिनके देखभाल करने के लिए एक बूढ़ी नैनी थी। वे दक्षिण इंग्लैंड में बसे ब्रिस्टल गांव के अकेवले हॉल में रहते थे जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों तथा घने जंगलों से घिरा हुआ था। क्रिसमस का दिन था, 1614। एमएक्स को आज बहुत ज़रूरी मीटिंग के चलते लंदन जाना था। काफ़ी तेज़ ठंड पड़ रही थी लेकिन वहाँ के निवासी अपने प्रिय त्यौहार की तैयारों में व्यस्त थे। बच्चे तो काफ़ी खुश थे और अपने ही खुश थे। मैरी सारी तैयारियां कर रही थी, उनकी मदद नैनी भी कर रही थी। तैयारियां करते करते सूरज ढलने लगा, जिसके बाद नैनी भी जल्दी छुट्टी मांगकर अपने घर चली गई। पर मैरी पूरे दिन काफ़ी दुखी थी। उसका चेहरा सुबह से ही उतरा हुआ था। मैरी को एमएक्स का इस पवित्र दिन घर से बाहर रहना अच्छा नहीं लग रहा था। मैरी एमएक्स के ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक उसने एमएक्स को सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए देखा। लेकिन एमएक्स तो उस समय लंदन में थे, इसलिए मैरी को बहुत आश्चर्य हुआ। बच्चे भी वहीं खेल रहे थे। उसे देखकर वे तीनों पापा पापा चिल्लाने लगे। लेकिन वह साया तेजी से ऊपर वाले हॉल में घुस गया। उसका पीछा करते हुए जब मैरी तथा बच्चे हॉल में गए तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैरी और बच्चे हैरान थे। तभी उनकी नज़र एमएक्स के सिगार पर पड़ी जो वहाँ अपने आप जल रही थी, जिसके कुछ पल पश्चात ही एमएक्स की तेज चीख पूरे घर में गूंज चुकी थी। ये सुनकर बच्चे रोने लगे, जिसके बाद मैरी उन्हें सीने से लगाकर चुप कराने लगी। लेकिन मैरी भी इन सभी हो रहे घटनाओं से हैरान थी कि आखिर ये सब हो कैसे रहे हैं। ठीक उसी समय चर्च से 5 बजे की घंटी बजी। मैरी और बच्चे जब प्रार्थना करते हुए नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों के पास गए तो एक कोने में खून से सने हुए 2 हाथों के छाप देखे। बच्चे उसे देखकर डर गए। वही मैरी भी बेहद डर गई क्योंकि वह छाप अमैक्स के हाथों की थी तथा ताज़े खून से बनी हुई थी। उसे देखकर मैरी और बच्चे घबराकर वापस हॉल के अंदर जाते हैं और डर के मारे वहीं बैठे रहते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद उनकी नींद वहीं पड़ जाती है। काली अमावस की रात अपने चरम पर आ चुकी थी कि तभी रात के 2 बजे एक साया तेजी से दौड़ता हुआ एनी के घर के दरवाजे के सामने जा खड़ा हुआ और दरवाज़ा खटखटाने लगा, जिसकी आवाज़ सुनकर मैरी के घर के दरवाजे के सामने आ खड़ा हुआ और दरवाज़ा खटखटाने लगा, जिसकी आवाज़ सुनकर मैरी हड़बड़ाकर उठी और डरते डरते दरवाजे के पास पहुंची। वह बोलना चाहती थी लेकिन उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तभी मैरी की एक हल्की सी आवाज़ आई, कौन? जिसके बाद खटखटाहट बंद हो गई और कुछ सेकंड जिसके बाद खटखटाहट बंद हो गई। कुछ सेकंड तक घोर सन्नाटा छा गया। फिर बाहर से एक आवाज़ आई, मैडम दरवाज़ा खोलिए।
मैं हूँ मैक्स। मैक्स एमएक्स के कार्यालय का कर्मचारी था। मैरी उन्हें जानती थी। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा मैक्स काफ़ी हाफ रहा था, जिसके बाद वह एक गहरी सांस लेकर छोड़ दिया और बोला, मैरी, एक एक बहुत ही सैड न्यूज़ है सर। मैक्स अब हमारे साथ नहीं है। उनकी करीब शाम 5 बजे किसी ने हत्या कर दी। मृत्यु से पूर्व वे सिगार पी रहे थे। वहीं हत्या वाले कमरे में खून से सनी उनके हाथों की छाप भी पाई गई। हैरानी की बात तो यह है कि वह उस कमरे में बिल्कुल अकेले थे। मैरी ये सुनकर मूर्ति की तरह वहीं जम गई। उसका दिमाग शून्य की ओर जा रहा था। उसे याद आ रहा था तो बस सीढ़ियों से चढ़ता हुआ एमएक्स, हॉल में जल रहा सिगार और सीढ़ियों के पास खून से बना दोनों हाथों का छाप, जो धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था। इंग्लैंड में आज भी एमएक्स की इस अजीब मौत के रहस्य को कोई सुलझा नहीं पाया। साइंटिस्ट भी हैरान हैं, वहीं उनके परिवार के लोग भी सदमे से काफ़ी समय बाद उभर चुके। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। क्या एमएक्स की मौत एक झूठ थी या क्या एमएक्स की मौत सच? इसका तो वही जाने। आज सरस्वती बहुत खुश लग रही थी। आज उसकी शादी जो होने वाली थी। सरस्वती और करण की मुलाकात एक गार्डन में हुई और वह मुलायम रोज की बात उनके लिए हो गई थी। रोज मुलाकात करते और बातचीत, और ये दोनों ही चीज़ कब प्यार में बदल गईं पता ही नहीं चला। सरस्वती के सिर्फ पापा ही थे, जिसे छोड़कर वह शहर में प्राइवेट नौकरी करती थी, और करण एक बड़े माल का अनार था। दोनों ने कोर्ट में अपनी नई ज़िंदगी को शुरुआत करने के लिए पहले दस्तखत करने के लिए कदम बढ़ाया, क्योंकि करण बहुत बिजी रहता था और अक्सर काम के सिलसिले में बाहर जाता रहता था। सरस्वती सुबह से फ्रेश होकर तैयार हो रही थी, तभी मोबाइल पर करण का फ़ोन आया। सरस्वती प्यार से बोली, अरे कितना टाइम लगेगा, मैं कब से तैयार हूँ। करण थोड़े गंभीर स्वर में कहा, सॉरी यार, आज शादी नहीं हो सकती। मुझे अब एक बहुत बड़ी डील पे जाना है। तो हम शादी का प्रोग्राम किसी और दिन करेंगे। सरस्वती रूखे स्वर में बोली, क्या? मैंने आज के लिए कितने प्लान बनाए थे, सारे कैंसिल हो गए। कितने सपने देखे थे, लेकिन तुमने। ये कहकर सरस्वती मोबाइल को ज़मीन पर पटक दिया और सारा सामान अस्त व्यस्त कर अपने बेडरूम में चली गई। थोड़ी ही देर में डोरबेल बजी। सरस्वती उस समय सो रही थी। फिर अपने आंसू पहुंचते हुए दरवाज़ा खोला तो देखा करण बाहर खड़ा था। उसके हाथ में एक सूटकेस था। अब क्यों आए हो? चले जाओ अपने डील के लिए, सरस्वती रोते हुए बोली। उसके बोलते ही करण सरस्वती को अपनी बाहों में भर लिया, जिससे सरस्वती का गुस्सा प्यार में बदल गया। फिर करण बोला, मैं तो तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। सरप्राइज़? कैसा सरप्राइज़? सरस्वती उत्सुकता से बोली, यही कि हम आज ही शादी करेंगे, लेकिन अलग तरीके से, करण बोला। तभी सरस्वती बोली, अलग तरीके से? करण बोला, हाँ, लेकिन उसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभी तुम तैयार हो जाओ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूँ। सरस्वती ने बैग खोल कर देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। उस बैग में नौलक्खा हार, कंगन, हीरे लगे रेशमी साड़ी और भी बहुत कुछ। उसे देखकर सरस्वती चहक उठी, वाओ, ये तो बहुत सुंदर है। तब करण प्यार से बोला, जब तुम इसे पहनोगी तब ये और भी सुंदर लगेगा। सरस्वती ने बोला, अच्छा तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो,
मैं तैयार होकर आती हूँ। सरस्वती अंदर जाती है और करण वहीं बैठ जाता है। तभी सरस्वती का टूटा मोबाइल वाइब्रेट होता है, जिसमें करण का कॉल आ रहा था। उसे देखकर वहाँ आए करण एक कुटिल मुस्कान के साथ उस मोबाइल को पैरों से कुचल देता है। सरस्वती और करण आधे घंटे बाद गाड़ी में बैठकर कोर्ट की तरफ निकल पड़े। सरस्वती बहुत एक्साइटेड थी। तभी करण ने गाड़ी कोर्ट की तरफ ना ले जाकर दूसरी तरफ मोड़ दिया। सरस्वती चौंक कर बोली, अरे करण, कोर्ट जाने का रास्ता तो उधर है। करण ने बोला, मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें एक और सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। सरस्वती ने बोला, सरप्राइज़? कैसा सरप्राइज़? करण ने बोला, वह थोड़ा इंतज़ार करो, सब पता चल जाएगा। थोड़ी ही देर में गाड़ी एक भव्य और विशाल बंगले पर जाकर रुकी। सरस्वती हैरान होकर बोली, करण, ये कहाँ ले आए? करण ने बोला, अंदर चलो, सब पता चल जाएगा। दोनों अंदर जाते हैं। मुख्य द्वार पर लोग उनके स्वागत के लिए खड़े थे। तभी एक महिला आरती लिए उसके पास आती है और कहती है, अरे वाह, क्या बहू ढूंढ कर लाया है करण, ये तो हीरा है, हीरा। सरस्वती को समझने में देर नहीं लगी कि वह उसका घर था और वे लोग उसके परिवार। वह करण से बोली, तुमने मुझे अपनी फैमिली के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? करण ने सरस्वती को समझाते हुए बोला, ताकि तुम मुझे देखकर शादी करो, मेरी दौलत को देखकर नहीं। अच्छा, अब बातें बहुत हो गई, अब अंदर चलो, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। सरस्वती करण की तरफ देखने लगी तो करण ने कहा, हाँ, यही सरप्राइज़ है, हमारी शादी यहीं हमारे घर में होगी। सब अंदर जाते हैं। सरस्वती अंदर के नज़ारे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। पूरे बंगले को फूलों से सजाया था। सरस्वती ये सब देखकर बहुत खुश थी। शादी का मंत्र चल रहा था। सरस्वती का सर साड़ी से ढका था। थोड़ी देर बाद करण ने सरस्वती को हार पहनाया। फिर सरस्वती ने करण को हार पहनाने के लिए अपना सर ऊपर किया तो वह चीख पड़ी। वह करण नहीं था, बल्कि उसकी जगह एक खूंखार शैतान था, जो बेहद डरावना लग रहा था। उसे देखकर सरस्वती चीखते हुए भागने लगी। तभी उसने देखा वहाँ मौजूद सभी आदमी शैतान बन गए थे और सरस्वती को देखकर मुस्कुरा रहे थे। दरअसल वह शैतान का बिछाया जाल था, जिसमें सरस्वती फंस चुकी थी। सरस्वती गेट से बाहर निकलने वाली थी कि उसके पापा की आवाज़ सुनकर वो ठहर गई। पीछे मुड़कर देखा तो मंडप में उसके पापा को वह शैतान पकड़ रखा है। उसे देखकर सरस्वती दौड़ते हुए अपने पापा के पास पहुंचती है। तब वह शैतान बोलता है, अगर अपने पापा को ज़िंदा देखना चाहती हो तो मुझसे शादी करनी होगी। सरस्वती अपने एकमात्र परिवार अपने पापा के लिए शादी करने को तैयार हो जाती है। सरस्वती रोते हुए उस शैतान के गले में वरमाला पहनाती है और फेरों के लिए खड़ी हो जाती है। फिर मांग भरने के लिए वह शैतान सिंदूर ढूंढने लगा, लेकिन उसे सिंदूर नहीं मिला। वह गुस्से से चिल्लाता हुआ बोला, सिंदूर कहाँ है? उसकी आवाज़ पूरे बंगले में गुजरने लगी। तभी उसने सरस्वती के पापा की जेब में सिंदूर का रंग देखा, जो उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए उस शैतान से बचाने के लिए छुपाया था। वह शैतान हंसते हुए अपने हाथ में पकड़े तलवार से सरस्वती के पापा की गर्दन काट देता है और उसके खून से सरस्वती की मांग को भर देता है। अपने पापा की हालत देख सरस्वती जोर से चीखकर बेहोश हो गई। होश आया तो वह अस्पताल में करण के साथ थी, जो उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। सरस्वती के होश में आते ही वह बोला, क्या हुआ तुम्हें? तुम बेहोश कैसे हो गई?
सरस्वती करण को देखकर उससे दूर होते हुए बोली, तुम तो शैतान हो क्या? क्या चाहिए मुझसे? करण हैरानी से बोला, क्या हो गया है तुम्हें? मैं हूँ करण। मैंने जब तुम्हें फ़ोन लगाया तब तुमने उठाया ही नहीं। मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी, इसलिए मीटिंग से जल्दी आकर तुम्हारे घर गया तो तुम बेडरूम में बेहोश पड़ी थी। सरस्वती ने कहा, तो वो सब क्या था? क्या वो एक सपना था? तभी सरस्वती के पापा के पड़ोसी दौड़ते हुए सरस्वती के पास आए और बोले, बिटिया, अब तुम्हारे पापा नहीं रहे, किसी ने उनका गला काट कर मार डाला। सरस्वती को झटका सा लगा। वह हकलाते हुए बोली, इसका मतलब वह सपना नहीं था। क्या हुआ? सरस्वती कहाँ खो गई? कुछ नहीं, वो बस। करण ने कहा, अच्छा ये सब छोड़ो, ये बैग तुम्हारा है क्या? सरस्वती ने कहा, कौन सा बैग? करण, यही जो तुम्हारे पास पड़ा है, देखो तो क्या है इसमें। करण बैग खोलता है, जिसे देखकर सरस्वती डर जाती है। ये तो वही जेवरात हैं जिसको मैंने उस शादी में पहन रखे थे। मतलब ये वाकई में सपना नहीं था, ये सच था। करण ने कहा, अरे वाह, ये कीमती जेवरात आखिर हो किसके सकते हैं? सरस्वती ने कहा, अरे हाँ, वो जब पापा की मौत की खबर देने वाला पड़ोसी आया था ना, उसी ने लाया होगा ये। हमारी पुश्तैनी आभूषण है। करण ने कहा, अच्छा तुम आराम करो, मैं ऑफिस जाता हूँ। सरस्वती फिर उसी बात पर खो गई। ये कैसे हो सकता है? ये 21वीं सदी है। नहीं नहीं नहीं, ये ज़रूर मेरा भ्रम है। तभी सरस्वती के कमरे में कुछ हलचल हुई और वहाँ एक डरावना प्रेत आकर खड़ा हो गया। ये वही शैतान था जिससे सरस्वती ने शादी की थी। क्या हुआ सरस्वती, आपने ससुराल नहीं जाना क्या? उस प्रेत ने कहा। सरस्वती डर के मारे कुछ बोल नहीं पाई, बस भूत बनकर जम गई। चलो ठीक है, 2 दिन के बाद मैं तुम्हें इस दुनिया से ले जाऊंगा, हमारी दुनिया में। वहाँ हम खुशी खुशी रहेंगे। उस प्रेत के जाने के बाद सरस्वती वहीं रोने पड़ी। जब होश आया तो करण को फ़ोन किया। हेलो करण। करण। सरस्वती ने करण को पूरी बात बताई। उसे सुनकर करण हंसते हुए बोला, क्या है यार सरस्वती, जब हमारी शादी रुक गई तो तुम ऐसे मुझे डरा रही हो। जल्दी से शादी कर लूँ, नहीं तो तुम्हें भूत ले जाएगा। सरस्वती ने कहा, नहीं करण, मेरी बात। करण ने कहा, ओके बाबा, कल सुबह तैयार रहना, हम शादी करेंगे। अब खुश? ऐसा कहकर करण ने फ़ोन काट दिया। अब सरस्वती इस बात को भुलाकर शादी की तैयारी करने लगी। अगले दिन दोनों ने शादी की और शादी करके घर पर आ गए। घर आते ही करण ने कागजात पर साइन करने के लिए कहा। ये शादी के प्रमाण करने के लिए ज़रूरी हैं। साइन करने के बाद सरस्वती अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ लाइट बंद थी। जब लाइट ऑन की तो बेड पर वही शैतान बैठा था, दूल्हे के गेटअप में। वह बहुत गुस्से में था। उसे अचानक देखकर सरस्वती घबरा गई। वो शैतान बोला, मैंने बोला था ना कि तुम मेरी हो, तुम्हारी शादी मेरे से हुई है, फिर तुम उस लड़के से शादी क्यों कर रही हो? सरस्वती ने कहा, मैंने। शैतान ने कहा, मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो 2 दिन हो गए मेरे साथ। ऐसा कहते ही कमरे के चारों ओर धुआं फैल गया और सरस्वती बेहोश हो गई। और अगले दिन करण बैठा टीवी देख रहा था। जैसे सरस्वती के गायब होने से उसे कोई गम नहीं। तभी वहाँ पुलिस अधिकारी ने करण को घेर लिया और बोले, यू आर अंडर अरेस्ट। करण घबराते हुए कहा, पर सर मैंने क्या किया? तभी पुलिस के पीछे से एक लड़की बाहर आती है, जिसे देखकर करण चौंक गया। सरस्वती तुम? सरस्वती ने कहा,
क्यों चौंक गए ना मुझे देखकर? करण भागने की कोशिश करता है, पुलिस उसे पकड़ लेती है। करण कहता है, तुम्हें कैसे पता है मेरा प्लान है? सरस्वती ने कहा, मैं इतनी भी गंवार नहीं हूँ कि तुम मुझे किसी भी कागजात पर साइन कराओ और मैं उसे पढूं नहीं। जब मैंने देखा तो वो तो प्रॉपर्टी के पेपर थे, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब तुम फ़ोन पर बात कर रहे थे तब मैंने सब सुन लिया और पुलिस को खबर कर दी और तुम्हारे उस शैतान को पकड़ लिया। अब तुम्हारी बारी। फिर सरस्वती रोते हुए बोली, तुमने मेरे पैसों के लिए मेरे पापा को मार डाला। तू तुमसे अच्छा तो शैतान है। पुलिस ने बताया, बताओ कैसे किया ये सब? करण ने बोला, हम ऐसे ही परिवार की तलाश करते हैं और उन्हें अपने जाल में फंसाकर लूटते हैं। सरस्वती भी बहुत अमीर थी, इसलिए सरस्वती को मारकर मैं उसका पैसा हड़पने वाला था। सारा पैसा सरस्वती के नाम पर था, इसलिए मुझे ये सब ड्रामा करना पड़ा। लेकिन सरस्वती ने कहा, लेकिन ऐन वक्त पर मैंने तुम्हारी बातें सुन ली और तुम्हारा पर्दाफाश हो गया। अब जेल में करना चुड़ैल से शादी। दोस्तों, हर जगह भूत पिशाच नहीं होते। इनके नाम पर आज भी भारत में कई जगह छलावा होता है। छलावा मीन्स कि इनके नाम पर जो धंधे चलते हैं, जिसके तहत कई लड़कियां भी अपनी जान गंवा चुकी हैं, जिसमें उन्हें डायन सिद्ध करके जिंदा जला दिया जाता है। भूत प्रेत होते हैं, इसमें कोई झूठाई नहीं है, लेकिन इनके नाम पर जो काले धंधे होते हैं उन्हें बंद करना भी बहुत ज़रूरी है। ये कहानी है एक काली रात की। जब काली रात में एक बस ड्राइवर उस रात की शांति को भंग करते हुए काफ़ी तेज़ गाड़ी चला रहा था, तभी उस घने अंधेरे को चीरते हुए बस ने एक ज़ोरदार ब्रेक लगाई और उसके ड्राइवर ने उस बस को एक घने जंगल के पास रोक दिया। उसके बाद बस का कंडक्टर अपनी सीट से उठा और जैसे ही उसने बस का गेट खोला, उसके सामने 24 से 25 साल का लड़का अपना बैग कंधे पे लिए हुए बस के अंदर आया। और उस लड़के ने जैसे ही बस के अंदर देखा तो वहाँ पर उसे कोई भी सीट खाली नहीं दिखी। उसके बाद उस लड़के ने बस के कंडक्टर की तरफ देखा और कहा, भैया, इसमें तो मेरे बैठने की जगह ही नहीं है, क्या आप मुझे कोई सीट दिला सकते हैं? फिर बस कंडक्टर ने एक जगह इशारा करते हुए बोला, भैया, आप वो बस के पीछे वाली जो सीट है ना, ड्राइवर के सीधा पीछे वाली सीट, उस पर एक मैडम बैठी हैं, उनके बगल पे विंडो सीट है, वो खाली है, तो आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। उसके बाद उस लड़के ने जैसे ही वहाँ देखा जहाँ कंडक्टर ने उसे कहा था, तो उसने देखा 18 से 19 साल की लड़की बैठी थी, जिसके काफ़ी घने बाल थे और देखने में वो काफ़ी आकर्षित लग रही थी। उसके बाद उस लड़के ने अपना सर ऊपर की तरफ करा और मन ही मन कहा, धन्यवाद भगवान, क्या सीट दिलाई है। घनी रात है और साथ में इतनी सुंदर लड़की भी, वो भी मेरी बगल वाली सीट पर। उसके बाद उसने अपना टिकट लिया और सीधा उस सीट की तरफ बढ़ा जहाँ उसके बाद उसने गौर करा कि शायद उस लड़की को पता भी नहीं चला कि उसके बगल में कोई लड़का आके बैठा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि वो लड़की अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। उसके बाद उस लड़के ने उस लड़की से बात करने की कोशिश करी। उसने कहा, व्हाट्सअप मैम, माय नेम इज़ आर्यन। आर्यन के इतना कहते ही उस लड़की ने आर्यन की तरफ देखा और कोई भी जवाब नहीं दिया और अपने फ़ोन पर बात करती रही। उसके बाद आर्यन ने फिर से कहा, मैम वैसे आप कहाँ जा रही हैं? उसके बाद लड़की ने आर्यन की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट भरी और कहा, मैं नागपालिका जा रही हूँ। उस लड़की ने सिर्फ इतना कहा ही था कि आर्यन अपनी जगह से उठता हुआ चिल्लाते हुए बोला, अरे कंडक्टर,
बस रुकवा भाई। आर्यन के इतना बोलते ही बस का कंडक्टर उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्यों भाई, कुछ हो गया क्या? फिर आर्यन ने कहा, कंडक्टर, ये बस कहाँ जा रही है यार? फिर कंडक्टर ने कहा, अरे लड़के, अभी तू चढ़ा था तभी मैंने तेरे को बताया था कि ये बस रामगढ़ जा रही है, और तूने भी तो रामगढ़ का ही टिकट लिया था, बड़ी जल्दी भूल गया। उसके बाद आर्यन फिर से अपनी जगह पर बैठ गया और इस बार थोड़ा वो कंफ्यूज था। उसके बाद वो क्योंकि समझ गया था कि लड़की से कुछ बोलना ही बेकार है, क्योंकि शायद वो लड़की उससे बात करने के मूड में नहीं थी। इसलिए वो उसके बाद अपनी जेब से फ़ोन निकालकर गाने सुनने में व्यस्त हो गया और आर्यन अपनी सीट पर बैठे बैठे गाने सुन ही रहा था। तभी उसकी नज़र उसके आगे बैठे हुए आदमी पर पड़ी। उस आदमी का सूटकेस बस की ज़मीन पर गिरा हुआ था। उसके बाद आर्यन ने उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, अरे मेरे भाई, तेरा सूटकेस नीचे गिरा हुआ है। आर्यन की बात सुनकर उस आदमी ने तुरंत अपना सूटकेस उठाया और कहा, थैंक यू भाई, मेरे को ध्यान नहीं था, और शायद आपकी जगह कोई और होता तो वो नहीं बताता, लेकिन आपका दिल दरिया है इसलिए शायद आपने बता दिया, इसके लिए धन्यवाद। उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि शायद उस सूटकेस में कुछ खास है। आर्यन को उस आदमी की मदद करते हुए उसके बगल में बैठी लड़की ने देख लिया था, तो उसे लगा कि शायद आर्यन के बारे में वो जो सोच रही थी कि ये छिछोरा लड़का है, इसलिए शायद वो आर्यन की बातों को अनसुना कर रही थी। पर शायद अब उसके विचार भी बदलने लगे थे। इसके बाद वो जैसे ही अपनी सीट पर वापस आया तो उस लड़की ने आर्यन से कहा, आप तो काफ़ी दरिया दिल इंसान लगते हो। फिर आर्यन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, वैसे आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। फिर इसके बाद उस लड़की ने भी थोड़ा मुस्कुराया और कहा, मेरा नाम आरसी है, और आपका नाम मुझे पता है, आपका नाम आर्यन है ना? फिर आर्यन ने कहा, अरे भाई वाह, आपको कैसे पता चला मेरा नाम? लगता है मैं काफ़ी फेमस हूँ। आर्यन की बात सुनकर आरसी ने एक हंसी भरी। उसने कहा, शायद थोड़ी देर पहले किसी ने बताया था। इतना बोलकर आरसी फिर से अपना फ़ोन में कुछ काम करने लगी। उसके बाद आर्यन ने निकिता के फ़ोन को देखने की कोशिश करी कि आखिर इतनी देर से कर क्या रही है फ़ोन में। तो फिर आर्यन ने देखा शायद वो अपने फ़ोन में कोई कहानियाँ पढ़ रही थी या किसी की कहानियाँ सुन रही थी, और शायद वो कहानी अब आर्यन को भी अच्छी लगने लगी थी, इसलिए वो भी बगल से बैठे बैठे आरसी के फ़ोन में झांक रहा था। आर्यन कहानी पढ़ ही रहा था, तभी आरसी ने अपना मोबाइल बंद कर लिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। तभी आर्यन ने कहा, अरे आपने कहानी क्यों बंद कर दी? और वैसे ये कौन सी कहानी थी, आपने बताया नहीं। आर्यन की बात सुन के आरसी ने आर्यन की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा जी, तो चोरी चुपके मेरी कहानी पढ़ी जा रही थी। फिर आर्यन ने कहा, वैसे मुझे कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है, लेकिन शायद जो आप कहानी पढ़ रहे थे वो भी काफ़ी बढ़िया थी। आप पॉडकास्ट नहीं सुनते क्या? और हाँ यार, उस कहानी का नाम मेरे को सजेस्ट कर देना, मैं भी बाद में सुन लूँगा। फिर आरसी ने कहा, इस कहानी का नाम था नेशनल हाईवे की खौफनाक रातें, और ये हॉरर सेटिस्फाई के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। और हाँ, तुम वहाँ कहानियाँ सुन सकते हो, जैसा कि तुमने कहा कि तुम्हें पॉडकास्ट पसंद है। फिर आर्यन ने कहा, अरे हॉरर सेटिस्फाई की स्टोरी तो मैं भी सुनता हूँ, पर ये कहानी कब आई उस पर, मुझे पता ही नहीं चला। फिर आरसी ने कहा, ये कहानी अभी कुछ दिनों पहले ही अपलोड करी गई है। फिर आर्यन ने कहा, अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, तुम कहाँ से हो भैया?
फिर आरसी ने मुस्कुराया और कहा, मैं रामगढ़ से हूँ। और आप? फिर आर्यन ने कहा, मैं भी रामगढ़ से हूँ, कठोरी के पास। फिर आरसी ने कहा, कठोरी? कठोरी पर तो पूरी जंगल वाली जगह है और रात भी काफ़ी हो गई है और अभी वहाँ के लिए कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी, तो शायद तुम कैसे जाओगे? आरसी ने इसलिए भी कहा था क्योंकि अभी रात भी बहुत हो गई थी और उनकी बस भी रामगढ़ पहुँचने वाली थी। फिर उसके बाद आर्यन ने कहा, देखते हैं, वैसे आप रामगढ़ में कहाँ जा रहे हैं? फिर आरसी ने मुस्कुराया और कहा, मैं भी कठोरी के पास ही जा रही हूँ। फिर आर्यन ने कहा, अच्छा, लेकिन वो तो जंगल के पास पड़ता है और रात भी काफ़ी हो गई है। आर्यन की बात सुनकर फिर आरसी हंसने लगी और हंसते हुए कहा, चलो सही तो है ना, अब दोनों ही उधर जा रहे हैं तो दोनों मिलकर कोई गाड़ी कर लेंगे। फिर आर्यन ने कहा, ये बात सही कही ना तुमने, और वैसे भी मैंने सुना है कि आजकल उस जंगल में कोई छलावा घूम रहा है। फिर आरसी ने कहा, यार ये तुम्हें किसने बता दिया? फिर आर्यन ने कहा, मैंने अपने गांव वालों से सुना है। फिर आरसी ने कहा, तुमने कहा छलावा, पर छलावा तो कभी एक जगह पर नहीं रहता। अगर तुमने इसकी जगह भूत कहा होता तो मैं मान भी लेती, लेकिन छलावा हमेशा दूसरी दूसरी जगह पर होता है और वो घूमते ही रहते हैं, और मैंने सुना है कि वो रूप बदल के बातें भी कर लेते हैं। आरसी की बातें सुनकर आर्यन ने कहा, लेकिन भूत और छलावा तो एक जैसे ही होते हैं, उनमें क्या फ़र्क होता है? उन दोनों का काम ही तो होता है इंसानों को डराना और परेशान करना। फिर आरसी ने कहा, यार दोनों में बहुत फ़र्क होता है। दोनों में छलावा कभी इंसान को परेशान नहीं करते। आरसी की बातों को बीच में काटते हुए आर्यन ने कहा, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, जो छलावा होता है वो तो इंसानों को परेशान करने के लिए ही बना होता है, और वो तो इंसानों के साथ छल भी रचता है। ये बातें मैंने अपने गांव में सुनी थी, यहाँ तक कि हमारे गांव में 3-4 लोगों को तो छलावा अपनी चपेट में ले भी चुका है। फिर आरसी ने कहा, मैंने तुम्हें बताया था ना, छलावा तब तक इंसानों को परेशान नहीं करता जब तक वो छल नहीं रचना चाहता हो। फिर आर्यन ने कहा, यार तुम्हारी बातें सर के ऊपर से जा रही हैं। पहले तो आरसी ने आर्यन को इस बात का जवाब नहीं दिया, पर आर्यन ने जब आरसी से फिर पूछा, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं यार, एक बार बताओ ना। तो फिर आरसी ने कहा, मैं कहना चाहती हूँ कि जो छलावा होता है वो हमेशा इंसानों के बीच में ही रहता है, एक आम इंसान की तरह, और जब उनका छल रचने का मन करता है तब वो छल रच देते हैं। इसके बाद इंसानों को पता नहीं लगता कि हकीकत क्या है या फिर छलावा क्या है। फिर आर्यन ने कहा, यार ये सब बातें तुम कैसे जानती हो? फिर आरसी ने कहा, मैं ये सब बातें इसलिए जानती हूँ क्योंकि मैं हॉरर सेटिस्फाई की हर स्टोरी सुनती हूँ, इसलिए मुझे पता है। उसके बाद आर्यन ने कहा, मेरा एक और क्वेश्चन है तुमसे। फिर आरसी ने कहा, क्या सवाल है, पूछो। अच्छा, ये भूत पिशाच क्या होते हैं और ये क्या करते हैं? फिर आरसी ने कहा, पिशाच और भूत, इन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। जो पिशाच होता है वो इंसानों का खून पीता है, लेकिन वो इंसानों के बीच में ही रहता है, एक आम इंसान की तरह। लेकिन जो भूत होते हैं वो हमेशा एक एरिया में रहते हैं, वो अपनी प्रतिलिगा से बाहर नहीं निकल सकते चाह कर भी। लेकिन जो पिशाच होते हैं वो यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ कहीं भी जा सकते हैं। फिर आर्यन कहता है और थोड़ा हंसते हुए कहता है, इंसानों का ही खून क्यों, वो जानवरों का भी तो पी सकते हैं ना। फिर आरसी कहती है, इंसानों का खून इसलिए पीते हैं ताकि वो जवान रहें, और इसलिए भी क्योंकि इंसानों का खून काफ़ी टेस्टी होता है। आरसी की बातें सुनकर आर्यन आरसी को बड़े अजीब ढंग से देखता है।
तभी आरसी हंसते हुए कहती है, यार मैं तो मजाक कर रही थी। तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे जैसे मैं ही पिशाचनी या छलावा हूँ और सब मुझसे पूछकर इंसानों का खून पीते हैं। आरसी की बात सुनकर आर्यन थोड़ा हंस पड़ता है, फिर अपनी हंसी रोक कर कहता है, पर आरसी, तुमने कहा था कि पिशाच इंसानों के बीच में ही रह सकते हैं, पर मैंने तो कभी उन्हें देखा भी नहीं है। तो तुमने देखा है क्या? फिर आरसी ने कहा, हाँ, और हाँ, तुमने भी देखा होगा, पर तुम्हें पता नहीं चला होगा, क्योंकि वो आम इंसानों की तरह ही हमारे साथ बातें करते हैं, हमारे बीच में रहते हैं। आरसी के बगल में बैठे बैठे आर्यन ने उसकी बातों पर ध्यान से सुना और काफ़ी गौर करा और उससे कहा, क्या पिशाच हमारी बस में हो सकता है? आरसी बिना रुके कहती है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो तुम्हारे बगल में बैठी हो। आर्यन ने जैसे ही आरसी के मुंह से सुना, वो आरसी की तरफ घूर कर देखता है। एक तरह से उसके मन में अब दहशत सी भर चुकी थी। लेकिन तभी आरसी फिर से हंसने लगती है और हंसते कहती है, यार तुम तो बहुत जल्दी डर जाते हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं मजाक कर रही हूँ बस। फिर आर्यन ने कहा, अरे मैं डरा नहीं था, बस ये देख रहा था कि अगर पिशाच इतने सुंदर होते हैं तो क्या बात है। आर्यन की बात सुनकर आरसी मुस्कुराने लगती है और फिर उसके बाद दोनों इधर उधर की बातें करने लगते हैं कि तभी बस का कंडक्टर कहता है, रामगढ़ वालों आ जाओ, रामगढ़ आ गया है। कंडक्टर की आवाज़ सुनकर आरसी और आर्यन ने जैसे ही बस की खिड़की से बाहर देखा तो उनकी बस रामगढ़ के बस स्टैंड पर खड़ी थी। फिर उसके बाद आर्यन ने कहा, बातों बातों में पता ही नहीं चला ना कि कब रामगढ़ आ गए। आओ चलो अब किसी कार या बस को ढूंढते हैं यहाँ से आगे जाने के लिए, या फिर यार कोई रिक्शा ही मिल जाए। फिर आरसी ने कहा, हाँ चलो। उसके बाद फिर दोनों ही बस से नीचे उतर गए और बाहर आकर सुहाने मौसम में और रात के घने अंधेरे में एक दूसरे के साथ मिलकर जहाँ पर ऑटो खड़े रहते हैं वहाँ गए। तभी आर्यन ने एक ऑटो वाले को देखा और वो आरसी से कहता है, आरसी देखो वो ऑटो खड़ा है, चलो उसमें बैठते हैं वरना वो चला जाएगा, जल्दी चलो। इतना बोलकर आरसी और आर्यन ऑटो के पास भागते हुए जाते हैं और आर्यन ये इसलिए बोल रहा था क्योंकि ऑटो जाएगा या नहीं, क्योंकि उन्हें जाना था, क्योंकि वो घना जंगल था और आरसी ने वैसे भी उसे बस में काफ़ी डरा दिया था और रात के 1 भी बज रहे थे, जिसकी वजह से उसका डर तो स्वाभाविक था। उसके बाद आरसी और आर्यन ऑटो वाले से बोलता है, भैया आगे जाओगे या खाली हो अभी? आर्यन की बात सुनकर वो ऑटो वाला कहता है, हाँ भैया जी मैं तो खाली हूँ, तभी तो यहाँ पर खड़ा हूँ, बताइए कहाँ जाना है। फिर आर्यन बोलता है, भैया जी हमें कोठरी जाना है। आर्यन के इतना बोलते ही ऑटो वाले ने कहा, नहीं भैया मैं उधर नहीं जाऊँगा, समय देखा है। फिर आर्यन ने कहा, क्या हो गया भैया, आप डर क्यों रहे हो इतना? डरो मत, हम हैं ना आपके साथ। आर्यन की बात सुनकर ऑटो वाला कहता है, भैया आपको पता नहीं है वो पूरा जंगल है और इस समय वहाँ पर जंगली जानवर सड़क पर आ जाते हैं, इसलिए भैया मुझे तो जान प्यारी है, मैं तो नहीं जाऊँगा। ऑटो वाले की बातें सुनकर आरसी सामने आ जाती है और वो ऑटो वाले से बोलती है, भैया हम आपको वहाँ का जितना भी किराया होगा उसका डबल देंगे, लेकिन चाहे जो मर्ज़ी हो जाए आप हमें छोड़ दो, आप रात देख ही सकते हो कितनी हो रही है और हम दोनों ऐसे अकेले रहेंगे तो अच्छा ही रहेगा। आरसी की बात सुनकर फिर ऑटो वाले ने थोड़ा सा सोचा और उसने कहा, ठीक है बैठ जाओ। आर्यन ने जैसे ही सुना कि ऑटो वाला जाने को तैयार हो गया, फिर उसने ऑटो वाले से कहा,
भैया आपका सही है, लड़की ने कहा तो ठीक है और लड़के ने कहा तो गलत, मतलब हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। फिर आरसी ने आर्यन की बात बीच में काटते हुए कहा, वैसे भैया हम वहाँ तक कब तक पहुँच जाएंगे? फिर ऑटो वाले ने कहा, मैडम देखिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको 2:30 बजे तक पहुँचा दूँ, लेकिन ये भैया अगर ऐसे टोकते रहेंगे तो 4 भी बज सकते हैं। फिर आर्यन ने कहा, देखा आरसी, तुम ऐसी बातें करती रहोगी तो इस ऑटो वाले का मन तुम्हारी बातों में लगेगा और फिर ये तुम्हें सुबह 4 बजे तक पहुंचाएगा। आर्यन की बात सुनकर आरसी थोड़ा सा हंसी और उसने कहा, हाँ महाशय, अब ऑटो में बैठे भी या सारी बातें यहीं करनी है। फिर उसके बाद आरसी और अमन ऑटो में बैठ जाते हैं। फिर ऑटो वाला अपना ऑटो स्टार्ट करता है और कोठारी की तरफ मोड़ लेता है। अंधेरी रात थी और खाली सड़क पर सिर्फ ऑटो ही चल रहा था। तभी आर्यन ने ऑटो वाले से कहा, मालिक एक सवाल पूछूं? ऑटो वाले ने आर्यन की बात सुनी और कहा, हाँ जी पूछिए। फिर आर्यन ने कहा, वैसे रात काफ़ी हो रही है, लेकिन ये सवाल पूछना नहीं चाहिए, फिर भी मन में आया तो इसलिए पूछ लिया कि आप ये छलावे भूत प्रेत वगैरह पर विश्वास करते हैं? आर्यन की बात सुनकर ऑटो वाला थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल जी, गांव के हैं तो करेंगे नहीं क्या? फिर आर्यन ने थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन उसके अंदर हैरानी थी जो कि उसने अपनी शक्ल पर आने नहीं दी, और उसने कहा, मतलब मैं कुछ समझा नहीं, क्या आप ढंग से समझाएंगे? फिर ऑटो वाले ने आर्यन को अपनी बात समझाते हुए कहा, मतलब मैं विश्वास करता हूँ या नहीं ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। आर्यन को अभी भी ऑटो वाले की बातें समझ में नहीं आई, तो उसने फिर से पूछा, भैया कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ी सरल भाषा में समझाएंगे? फिर ऑटो वाला दोबारा मुस्कुराया और बोला, मतलब कि मैं भूत या छलावा या हो पिशाच, मैं उन पर विश्वास इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों के मुंह से सुना है। उन्होंने मुझे बताया है कि उन्होंने भूत प्रेतों को देखा है, पर मैं विश्वास नहीं करता क्योंकि कभी मैंने खुद नहीं देखा। इसलिए इसमें मेरे 2 विचार हैं। ऑटो वाले की सारी बात सुनने के बाद आर्यन ने कहा, क्या भैया आपको पता है इनमें से सबसे शक्तिशाली कौन सा है और सबसे खौफनाक? फिर आर्यन की बात सुनकर ऑटो वाले ने हंसते हुए कहा, जहाँ तक मुझे पता है कि इनमें से कोई भी खतरनाक है या नहीं, लेकिन हाँ, जितना मैंने सुना है उसके हिसाब से पिशाच सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। फिर आर्यन ने कहा, मतलब कैसे? आप पिशाच को ऐसे सबसे खतरनाक कैसे बोल सकते हैं? फिर ऑटो वाले ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, क्योंकि इंसान भूतों से तो बच सकता है, लेकिन अगर एक बार पिशाच की चपेट में आ गया तो जब तक इंसान के शरीर में खून है तब तक वो इंसान बच नहीं सकता। पिशाच उसका खून पी के ही दम लेगा। आरसी आर्यन के बगल में बैठे बैठे इन दोनों की पूरी पूरी बात सुन रही थी, और ऑटो वाले की बात ख़त्म होते ही आरसी ने आर्यन से कहा, आर्यन मेरी बात सुनो, तुम भूत पिशाचों में ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हो। फिर आर्यन ने आरसी की तरफ देखा और कहा, क्यों आरसी, तुम्हें डर लग रहा है क्या? अगर हाँ तो फिर हम अपनी बात बंद कर देते हैं। फिर आरसी ने कहा, मुझे कभी डर नहीं लगता क्योंकि मेरा काम है लोगों को डराना। आर्यन आरसी की बात सुन के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और हंसते हंसते कहता है, अच्छा जी, तुम्हें डर नहीं लगता? अगर कोई पिशाच तुम्हारे सामने आ गया ना तो तुम डर से कांपने लगोगी। फिर आरसी ने कहा, अच्छा, अगर तुम्हारे सामने कोई पिशाच आ जाए तो तुम्हारा क्या होगा? फिर आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा क्या होगा? मैं तो चाहता हूँ कोई भूत या पिशाच मेरे सामने आ जाए, फिर देखता हूँ उसे। फिर आरसी ने कहा, ठीक है चलो, तुम्हारी ख्वाहिश भी जल्दी ही पूरी होगी।
जैसे ही आर्यन ने आरसी के मुंह से सुना, वो फिर आरसी को घूरने लगता है। तभी आरसी फिर से हंसते हंसते कहती है, वाह भाई, बातें इतनी बड़ी बड़ी, और शक्ल देखो पूरी की पूरी दहशत से भर गई सिर्फ इतनी सी बात से। फिर आर्यन कहता है, अरे मैं डरा नहीं था। फिर आरसी हंसते हुए बोलती है, हाँ पता है डरे थे या नहीं। ऐसे ही दोनों बातें कर रहे थे और वो ऑटो भी लगभग 40 मिनट से लगातार भागे चला जा रहा था। तभी एकदम से वो ऑटो 2-3 झटके लेकर बंद हो जाता है और ऑटो के बंद होते ही आर्यन ऑटो वाले से बोलता है, भैया जी क्या हो गया, ऑटो कैसे बंद कर लिए? फिर ऑटो वाला बोलता है, पता नहीं मेरे भाई, अभी स्टार्ट करके देखता हूँ यार। इतना बोलकर वो ऑटो वाला फिर से उस ऑटो स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर 4-5 बार कोशिश करने के बाद भी ऑटो स्टार्ट नहीं होता। तो वो ऑटो वाला आर्यन से बोलता है, भाई मेरे, ये ऑटो तो अब स्टार्ट ही नहीं हो रहा, थोड़ा ऑटो में धक्का लगाना पड़ेगा तो फिर शायद स्टार्ट हो जाए। और उसके बाद आर्यन आरसी ऑटो से नीचे उतरते हैं और आर्यन ऑटो के पीछे जाकर धक्का मारने लगता है, पर आर्यन के काफ़ी धक्का मारने के बाद भी ऑटो स्टार्ट नहीं होता। तभी ऑटो वाले ने कहा, रहने दो भैया, मुझे नहीं लग रहा आज इस ऑटो स्टार्ट हो पाएगा। ऑटो वाले के इतना बोलने के बाद आर्यन ऑटो में धक्का लगाना बंद कर देता है और आरसी ऑटो वाले के पास जाती है। फिर आरसी ऑटो वाले से बोलती है, भैया अब हम कैसे जाएंगे? अभी तो यहाँ से कोठारी 5 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ और दूसरी कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी क्योंकि ये पूरा जंगल वाला रास्ता है। अब हम यहाँ से पीछे भी जा नहीं सकते। लगभग 7 किलोमीटर बाद ही ये जंगल ख़त्म होगा। अब हम क्या करें भैया? आरसी की सारी बातें सुनने के बाद ऑटो वाला बोलता है, मैडम मैं खुद फंस गया हूँ, आपको दिख रहा है ना कि ऑटो ख़राब हो गया है। अब मैं खुद सोच में पड़ा हूँ कि अब मैं खुद कैसे जाऊँगा, और यहाँ पर तो फ़ोन भी नहीं लग सकता क्योंकि ये जंगल है तो यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आते, और केवल 7 किलोमीटर तो जाना है। आप एक काम करिए, आप दोनों पैदल चले जाइए। ऑटो वाले की बात ख़त्म होने के बाद आर्यन बोलता है, चलो कोई नहीं आरसी, अब इसमें इन भैया की क्या गलती, हम चलो पैदल चलते हैं। इतना बोलकर आर्यन और निकिता उस ऑटो वाले को उसके पैसे देकर वहाँ से निकल जाते हैं और कोठारी की तरफ जाने लगते हैं। ये दोनों भी थोड़ा ही दूर चले थे। आर्यन आरसी से बोलता है, देखो डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम्हें डर लगा रहा हो तो बता देना। फिर आरसी थोड़ा सा हंसते हुए बोलती है, मैंने कहा ना मुझे डर नहीं लगता, कहीं तुम्हें ही तो डर नहीं लग रहा। ऐसे ही दोनों इधर उधर की बातें कर रहे थे। तभी हल्का सा आगे जाते ही आरसी का पैर किसी चीज़ से टकराता है और वो आगे की तरफ बड़ी तेज़ी से नीचे गिरती है। फिर उसके बाद आर्यन भागा हुआ आरसी को उठाता है और बोलता है, तुम ठीक तो हो आरसी? फिर आरसी उठकर अपना हाथ देखती है और बोलती है, यार बस ये छोटी सी चोट लग गई है। आरसी के इतना बोलने के बाद जब आर्यन आरसी के हाथ की तरफ देखता है तो पता नहीं क्यों उसे क्या होने लगता है। वो अपना सर हल्का हल्का घुमाने लगता है। तभी आर्यन आरसी का हाथ पकड़ता है और जहाँ से आरसी के हाथ से खून निकल रहा था वहाँ अपना मुंह लगाकर उस खून को पीने लगता है। उसके बाद आरसी जैसे ही अमन के चेहरे की तरफ देखती है तो उसके अंदर मानो डर की लहर सी चीखने लग जाती है, क्योंकि उसने देखा आर्यन की आंखों की पुतलियाँ पूरी काली हो रखी थी। आरसी ने जैसे ही ये देखा उसने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और तुरंत उस तरफ भागने लगी।
जहाँ ऑटो ख़राब हुआ था। भागते भागते आरसी जैसे ही वहाँ पहुँची तो उसने देखा वो ऑटो तो अभी भी वहाँ खड़ा था, पर वहाँ कहीं भी ऑटो वाला दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद आरसी ने फिर पीछे मुड़कर आर्यन को देखने की कोशिश करी, पर पीछे कोई नहीं था। उसके बाद आरसी ने राहत की सांस ली और फिर आगे की तरफ जाने लगी तो उसके हाथ पैर जैसे डर के मारे कांपने लगे हों। उसके शरीर का सारा खून जैसे जम गया हो, क्योंकि उसने देखा आर्यन अब उसके सामने एकदम विकराल और खौफनाक नज़ारे की तरह खड़ा हुआ था और सिर्फ 3 इंच की दूरी पर था। उसके बाद आरसी ने हकलाते हुए कहा, मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा?" फिर आर्यन ने कहा, या फिर यूँ कहें उस पिशाच ने कहा, पर इस बार उसकी आवाज़ काफ़ी डरावनी और भयानक थी। "तुमने कहा था कि तुम्हें डर नहीं लगता, और हाँ, तुमने ही तो कहा था कि तुम पिशाच से मिली हुई हो। चलो आओ, अब मैं और तुम हमेशा ज़िंदगी भर एक साथ रहेंगे, एक पिशाच बनकर।" उसके बाद आर्यन ने एकदम से आरसी की गर्दन पकड़ी और फिर उसके बाद अपने मुंह से 2 बड़े और नुकीले दांत बाहर निकाले और आरसी की गर्दन में घुसाकर उसका खून पीने लगा। उसके बाद अब शायद आरसी भी एक पिशाच बन चुकी है और दोनों